हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलौर की संधि। बात करें आंग्लो मैसूर युद्ध की, तो ये किस किस के बीच हुआ था। तो ये अंग्रेज और मैसूर के जो सुल्तान था, कौन कौन था, हैदर अली, और उसके बाद में उसका बेटा आया था जो, जिसका नाम क्या था, टीपू सुल्तान। तो आंग्ल मैसूर युद्ध चार युद्ध हुए थे, जो हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ साथ अंग्रेजों के साथ में लड़े गए थे। ठीक है, तो चार युद्ध हुए थे, उनमें कौन कौन संधियां हुई थी उनके बारे में नोट कर लीजिए आप। तो देखिए, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो पहला युद्ध हुआ था वो आपका, यानी फर्स्ट मैसूर युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, वो आपका मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था, जो कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो मैंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और बात करें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो वो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो देखिए, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो वो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। बात करें डेट क्या क्या है, तो जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसकी संधि हुई थी, मद्रास की संधि, वो आपकी 1769 में हुई थी। 1769 में जो मंगलौर की संधि हुई थी वो आपकी 1784 में हुई थी। और इस संधि के बाद ही क्या हो गया था, जो हैदर अली था वो, उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जो संधि हुई थी मंगलौर की संधि, ये उसके बेटे टीपू सुल्तान के साथ में हुई थी। और जो तीसरी संधि थी श्रीरंगपट्टनम संधि, ये टीपू सुल्तान के साथ में हुई थी, जो कि हैदर अली का बेटा था। इसके बाद में जो चौथी संधि हुई थी, यानी जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, वो आपका उसमें क्या हुआ था, जो टीपू सुल्तान था वो मारा गया था। तो उसमें उसके बाद में जो आपकी सहायक संधि थी, सहायक संधि वो क्या कर दी थी, वो मैसूर पे थोप दी गई थी। बात करेंगे सहायक संधि का जन्म दाता किसको माना जाता है, तो बेलेजली को माना जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासक ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर है अनंत वर्मन चोलगंग देव ने। ठीक है, बात करें किस वंश का शासक था, तो ये था आपका गंग वंश का शासक। ठीक है, गंग वंश का शासक था। और ये मंदिर है कहाँ पर, तो ये मंदिर है आपका, जो जगन्नाथ मंदिर है कहाँ पर आपका, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसे कहते हैं संक्रांति। ठीक है, देखिए दो कंडीशन होती हैं, जब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी हो। ठीक है, क्या हो, अधिकतम दूरी, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो उस कंडीशन को अपसौर कहा जाता है। अपसौर यानी कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सूर्य और पृथ्वी दोनों अधिकतम दूरी पर होते हैं, तो उस कंडीशन को अपसौर कहा जाता है। ये कब होता है, तो ये आपका 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को। और एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सूर्य और पृथ्वी क्या होते हैं, सबसे कम दूरी पर होते हैं, यानी कि निकटतम दूरी होती है। निकटतम जब दूरी होती है उसको बोलते हैं उपसौर। ये कब होता है, तो ये आपका 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को। ठीक है, ये दोनों डेट हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए, ये विषुव क्या होता है, ये जो दे रखा है विषुव, ये क्या होता है कि जब दिनों रात बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको विषुव बोला जाता है। दिनों रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसको विषुव बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन थे, तो सभी को पता है कौन थे, बिपिन रावत। बात करें वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपके अनिल चौहान है, अनिल चौहान। बात करें के एम करियप्पा कौन थे, तो ये भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, प्रथम भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, वो कौन थे, वो आपके के एम करियप्पा थे। यदि आपसे पूछा जाए कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख प्रमुख कौन होता है, यानी कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो ये होता है, तो ये आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी तीनों सेनाएं किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इसको बोलते हैं चीफ इन कमांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएफएससी का विस्तारित रूप क्या है। तो आईएफएससी का विस्तारित रूप क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी।
तो ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 1929 में हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहले भारतीय कौन था जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला था, तो प्रथम भारतीय जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला था उसका नाम क्या है, भानु अथैया। भानु अथैया। इसे इसे कब मिला था, तो इसे मिला था 1983 में। किसके लिए मिला था, तो इसे गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए मिला था ये पुरस्कार। कब मिला था, तो 1983 में इसको पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं इसका आंसर बता चुका हूँ आपको पहले प्रैक्टिस सेट में, यानी पिछले प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। आपको बताना इसका आंसर क्या हुआ। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित समय पर किसी देश के नागरिकों के पास वस्तुओं के भंडार को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय। यानी जितना भंडार होता है वो आपका राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों का चीफ इन कमांडर कौन होता है। तो मैंने अभी बताया था कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो आपका राष्ट्रपति होता है। बात करें वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीश धनखड़। और प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो देखिए ये जो राष्ट्रपति को लेकर किस अनुच्छेद में पड़ता है, तो ये भी नोट कर लीजिए। अनुच्छेद आपका 52 में पड़ता है राष्ट्रपति का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है। तो इसका स्थल अवरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो इनमें ऑप्शन में है नेपाल। नेपाल क्या है, स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश कौन से होते हैं, जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, वो देश क्या कहलाते हैं, स्थल अवरुद्ध देश कहलाते हैं। बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है काठमांडू। काठमांडू, और काठमांडू में ही एक मंदिर है, उसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो काठमांडू में। और काठमांडू में ही दक्षिण का क्या है, दक्षिण यानी कि सार्क का क्या है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो काठमांडू में ही इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा बात करें कि नेपाल और भारत के बीच में एक संधि हुई थी। नेपाल और भारत के बीच में संधि हुई थी, इसको बोलते हैं संगौली की संधि। यानी कि नेपाल और भारत के बीच में वर्तमान में सीमा रेखा है, वो किस संधि के तहत डिसाइड की गई है, तो संगौली की संधि के तहत डिसाइड की गई है, जो अंग्रेजों के और नेपाल के राजा के बीच में हुई थी। कब हुई थी, 1815 में हुई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो वो आपका कजाकिस्तान। ठीक है, कौन सा है, कजाकिस्तान। बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अस्ताना। ठीक है, इसकी वर्तमान राजधानी क्या है, इसकी राजधानी वर्तमान में अस्ताना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, भारत ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे। तो भारत ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे। ग्रीनविच समय क्या है, ये आपको इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएमटी समय, जीएमटी लाइन या जीएमटी रेखा। ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है आपकी लंदन से। ठीक है, जीएमटी रेखा कहाँ से गुजरती है, तो लंदन से गुजरती है। इस रेखा की बात करें कि जो मानक समय रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, वो कितने डिग्री देशांतर को दर्शाती है, तो 0 डिग्री देशांतर को दर्शाती है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, यदि बात करें भारत की समय रेखा है, यानी भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री की दर्शाती है, भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर को दर्शाती है, तो ये दर्शाती है 82.5 डिग्री देशांतर को। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये भारत के किस शहर से होकर गुजरती है, तो ये जो 82.5 डिग्री देशांतर है, ये भारत के शहर नैनी का पड़ता है आपका इलाहाबाद में। लेकिन अब नई किताबों में क्या आने लग गया है, नैनी नहीं आता है, नैनी जगह पे क्या आता है, मिर्जापुर। तो आपको जो ऑप्शन मिल जाए आप उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, नैनी मिल जाए आप नैनी को टिक कर दीजिए, नैनी ना मिले तो आप मिर्जापुर को टिक करके आ जाइए। ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था। तो देखिए, 1 अप्रैल 2010 को जो अधिकार मिला था भारतीयों को, वो शिक्षा का अधिकार था। लेकिन इसके लिए जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो कब आया था, वो आया था 2009 में। 2009 में अधिनियम आया था और 2010 में क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। इससे पहले
शिक्षा के अधिकार के लिए बात करेंगे कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल पड़ता है शिक्षा का अधिकार का आर्टिकल 21A। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 21 के ए में उल्लेख है। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद है कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो जो आर्टिकल 21A है ये आपका 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी आपका जोड़ा गया है। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे संपत्ति का अधिकार। तो ये संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, वर्तमान में क्या है आपका कानूनी अधिकार है। वर्तमान में क्या है, कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार क्या है, समाप्त कर दिया गया है 21 अनुच्छेद में है, तो ये आपका 300A में है, अनुच्छेद 300 का ए में है। बात करें समानता के अधिकार की, तो ये आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है आपका जेनेवा। बात करें रोम में किसका मुख्यालय है, तो रोम में मुख्यालय है आपका FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसका रोम में पड़ता है। बेना में किसका मुख्यालय है, बेना में आपका ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ओपेक का मुख्यालय आपका बेना में। ओपेक का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, उसका मुख्यालय कहाँ है, बेना में। और बर्न किसकी राजधानी है, तो बर्न आपकी स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो बर्न है। इसके अलावा जिनेवा में और भी मुख्यालय हैं, जैसे कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है, तो जिनेवा में है। इसके अलावा ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है, तो आपका जिनेवा में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रोकन रिंग के लेखक अथवा लेखिका कौन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पहले भी प्रैक्टिस सेट में आया था, मैंने आपको डिटेल में समझाया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वो आपका शहनाई से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खान। इसके अलावा बात करें कि तबला से संबंधित कौन है, तो आपका तबला से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आते हैं जाकिर हुसैन। इसके अलावा अल्लाह रखा यानी कि ये दोनों कलाकार जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, ये दोनों कलाकारों का संबंध किससे है, तो तबला से है। बात करें संतूर की, तो संतूर से संबंधित कौन है, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो संतूर से है। और बात करें सरोद की, तो सरोद के संबंध किससे है, तो अमजद अली खान का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है आपका सरोद से। इसके अलावा बात करें कि एक और पूछा जाता है सितार का भी नोट कर लीजिए। सितार के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो उनका संबंध आपका सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, यानी पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का वजन कितना है। तो यदि पृथ्वी का वजन कितना है, 1 यूनिट है, तो चंद्रमा का वजन कितना हो जाएगा, 1/81, यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो वजन है वो कितना है, 1/81। यदि बात करें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना है, जी की वैल्यू कितनी है, यदि पृथ्वी पर जी का मान 1 है, तो चंद्रमा पर जी का मान कितना हो जाएगा, 1/6, यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। लेकिन बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान कितना होता है, 1/81 होता है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में 1/81 है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में अलग अलग पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाए तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय के बाद सुनाई देगी। तो देखिए चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, तो ध्वनि को क्या चाहिए, माध्यम चाहिए चलने के लिए। ध्वनि को क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। जब माध्यम नहीं होगा तो वो ध्वनि क्या करेगी, चल नहीं पाएगी, यानी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच नहीं पाएगी। इस वजह से क्या होगा, यदि चंद्रमा पर विस्फोट किया जाता है तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने की वजह से वो ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, मूवमेंट नहीं होगा तो वो आपको सुनाई नहीं देगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है। तो पानी पर जो वस्तु तैरती है उसका आभासी भार कितना होता है, तो 0 होता है उसका आभासी भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न भिन्न निहित तापों पर गैसों के आयतन दाब
आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल्स। ठीक है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल्स रेखा, यानी कि समतापीय रेखा कहा जाता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ध्रुवण या विवर्तन या फिर परावर्तन। तो जो प्रतिध्वनि का कारण होता है वो क्या होता है? वो आपका अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है? मान लीजिए इस दिशा से क्या आ रही है? आपकी ध्वनि आ रही है, यानी इस माध्यम से ध्वनि आ रही है और वापस ही क्या हो जाए? वापस आपकी सॉरी इसका आंसर आपका अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन होगा। मैंने गलत टिक लगा दिया। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? परावर्तन होगा, क्योंकि समझाते टाइम पे ध्यान आ गया मेरे को। देखिए क्या होता है कि यदि मान लीजिए ध्वनि आपकी इस माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में क्या हो जाए? थोड़ा विचलित हो जाए, तो ये क्या कहलाती है? ये आपका क्या कहलाएगा? आपका अपवर्तन कहलाएगा। तो ध्वनि वापस जब तक पहुंच जाएगी, जब वापस ध्वनि पहुंचेगी उसको बोलते हैं परावर्तन। तो आपको सुनाई कब देगी? जब जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौट के जाए तभी तो आपको सुनाई देगी। तो क्या होगा? उसको बोलते हैं परावर्तन। जब एक माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में चली जाए तो लौट के तो आपके पास पहुंचेगी नहीं, तो लौट के नहीं पहुंचेगी तो आपको सुनाई भी नहीं देगी। तो इसको घटना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपवर्तन। तो आपको पूछा है प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि का कारण होता है आपका परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। देखिए क्या क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा की खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। ठीक है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और मैडम क्यूरी ही वो पहली महिला थी जिनको 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि 2 क्षेत्रों में, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो आपकी मैडम क्यूरी ही थी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 ऐसे बाष्पीय द्रवों जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है के मिश्रण को किससे पृथक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाजी आसवन से। देखिए ये क्या होता है? प्रभाजी आसवन एक विधि होती है जिनमें क्वथनांक में यदि कम अंतर होता है, 2 द्रवों के क्वथनांक में यदि कम अंतर होता है तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के होते हैं, यानी सबसे ज्यादा यौगिक किस तत्व के होते हैं? सभी को पता है किसके होते हैं? वो आपके कार्बन के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SO3 आपका एनहाइड्रेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय है? यानी इसमें लौह यानी चुंबक के गुण पाए जाते हैं, वो कौन सा तत्व है? तो आपका निकेल है, इसके जिसमें क्या है? चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? देखिए चेचक, तपेदिक, पीलिया और मम्स में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो आपका तपेदिक होता है आपका बैक्टीरिया से। बाकी चेचक किससे होता है? तो ये आपका वायरस यानी कि विषाणु से होता है। ये भी विषाणु से होता है और ये भी आपका विषाणु से होता है। बात करें ट्रोकोमा किस अंग का रोग है? तो ट्रैकोमा किसका रोग है? तो आपका ये आपका आंख का रोग है, ट्रैकोमा। ठीक है, ट्रैकोमा किससे संबंधित है? तो आंख से संबंधित है ट्रैकोमा। निम्न में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें कैसे मिलती है? तो हमें सोयाबीन से ही सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है? तो सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य हॉर्स पावर में नापी जाए, यानी कि अश्व शक्ति में नापी जाए, कितनी होती है? 0.05 से 1 हॉर्स पावर के बराबर होती है। बात करें कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति, तो 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के तने से रस का बहाव किसके कारण होता है? तो गन्ने के तने से जो रस का बहाव होता है वो फंगस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो फंगस के कारण होता है। फंगस से कौन कौन से रोग होते हैं? तो दांत खाज, खुजली, ये सब कैसे होते हैं? तो ये आपके फंगस से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के दोनों ओर 10 मीटर के अंतराल पर लगाई जाने वाले पौधों की संख्या कितनी है? तो देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपके चारों ही गलत दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं गलत? मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपकी सड़क है जो कितने मीटर लंबी है, सॉरी कितने किलोमीटर लंबी है? 1 किलोमीटर लंबी है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर लंबी है। इसके दोनों तरफ ही क्या लगाने हैं? दोनों तरफ ही आपके पेड़ लगाने हैं, और दोनों पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर। तो एक साइड में कितने पेड़ लग जाएंगे? तो एक साइड में पेड़ लग जाएंगे आपके 1000 बट्टे में 10 प्लस के 1। ये प्लस 1 क्यों किया है? क्योंकि शुरुआत में भी तो एक पेड़ लगाया जाएगा, उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक आपके बीच में कितने पेड़ आ जाएंगे? तो 10 से कटेगा आपका 100 बार 100 प्लस 1 यानी कि 101।
यानी कि 101 पेड़ आपके एक साइड में ही लग जाएंगे। लेकिन आपसे बोला कि आपको बोला है कि दोनों साइड में पेड़ लगाने हैं, दोनों ओर आपको क्या लगाना है, पेड़ लगाने हैं। तो 101 इस साइड में हो जाएंगे, 101 आपके इस साइड में हो जाएंगे, कुल मिला कितने पेड़ हो जाएंगे, 202। तो ये आपका क्या जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। ऑप्शन में आपका 101 दे रखा है, जो कि आपका क्या है, गलत आंसर है। अब ध्यान रखिए इसका राइट आंसर कितना जाएगा, 202। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी 100 का संबंध 1000 से है, तो 1 का संबंध किससे होगा, यानी किसका संबंध 1 से होगा। तो क्या है, यहाँ पर 10 गुना हुआ है, तो एक एक किसका 10 गुना होता है, तो 1 होता है, 1/10 का 10 गुना, 1/10 का मतलब होता है 0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। सांप, कछुआ, व्हेल और मगरमच्छ। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, व्हेल। क्यों, क्योंकि सांप, कछुआ और मगरमच्छ तीनों क्या हैं, ये आपके उभयचर हैं, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं और आपका जमीन पर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों को एक तर्क संगत क्रम में सजाइए। देखिए पहले क्या होगा, पहले आप दरवाजा देखेंगे, दरवाजा देखने के बाद आपको ताला दिखाई देगा, ताला के बाद में आप चाबी खोजेंगे, चाबी के बाद में आप गेट खोलेंगे, यानी कमरा खोलेंगे, कमरे के बाद में आप स्विच ऑन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा दरवाजा, यानी 2 आएगा सबसे पहले, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 2, 3 और 35, 2, 3 से 35 कैसे बनेगा, यदि हम 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। 27 + 8 कितने होते हैं 35, यानी कि दोनों संख्याओं का घन करके आपको जोड़ना है। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, और 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8, 1 + 8 कितना आ जाएगा 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। नेक्स्ट देखिए, 12,345 में अंक 3 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का योगफल बताइए। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा आपको यहाँ से 300। मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो में कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300, और अंकित मान कितना है, 3 का अंकित मान 3 ही होता है। इन दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 303, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि 1/3.718 बराबर इतना है, तो 1/ इतना किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 अंक के बाद था, और यहाँ पॉइंट कितने अंकों के बाद आ गया है, फिर यहाँ से देखिए कितने अंक बाईं तरफ खिसक गया है, 1, 2, 3, 4, यानी 4 अंक बाईं तरफ खिसक गया है। तो आपका जो आंसर में जो पॉइंट है वो आपका दाईं तरफ खिसकेगा 4 अंक, इसको दाईं तरफ 4 अंक खिसकाएंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 1, 2, 3, 4, यानी कि 9 के बाद में पॉइंट आएगा, तो कुल मिला के आंसर आपका कितना आएगा 2, 6, 8 और 9, 9.0। तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, कितना आंसर आ जाएगा आपका 2, 6, 8, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसमें देखिए ए की पावर एन और उसकी पावर भी आ रहा है, उसकी पावर क्या है टी, तो ये किसके बराबर होगा। तो देखिए किसके बराबर होगा, तो इसमें क्या होगा, ये सारी घातें क्या होंगी आपकी जुड़ जाएंगी, क्या होंगी ये सारी सॉरी जुड़ेंगे नहीं, इन सारी खातों में क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर एम इंटू एन इंटू आर इंटू टी, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये जुड़ती कब, ये अलग अलग होती तब, जैसे कि मान लीजिए ए की पावर एम है और फिर दे रखा होता है ए की पावर एन, तो ये आपकी क्या बन जाती है ए की पावर एम प्लस एन, तब आपकी ये जुड़ती, जो कि आपका पहले ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन आपकी क्या है, घात की भी घात है, तो घात की भी घात का क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो आपका इस तरह से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यूनकोण कितने डिग्री का होता है। देखिए जो आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, यानी समकोण होगा तो यह कोण 90 अंश का हो जाएगा, और समद्विबाहु होगा तो इसका मतलब ये वाली भुजा के बराबर होगी। जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर है तो एक पूरे त्रिभुज का जो योग होता है वो कितना होता है 180 अंश होता है, उसमें से एक कोण तो 90 अंश का हो गया। अब ये दोनों कोणों का योग कितना बैठना चाहिए, 90 अंश बैठना चाहिए। क्योंकि दोनों कोण कितने के क्या है, आपस में बराबर है, कितने कितने हो जाएंगे आपके 45-45 के हो जाएंगे, तभी तो 90 अंश बैठेगा, तभी तो तीनों का योग आपका 180 अंश बैठेगा। तो एक हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी प्रत्येक न्यूनकोण कितने अंश का हो जाएगा इसका 45 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा कितनी है 5 मीटर। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3, यानी 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा के बराबर।
अगला क्वेश्चन है कि 99 सही 97/99 इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो बेसिक तरीका है वो तो आपका लंबा पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। क्या है कि जितना आपका पीछे लिखा हुआ है उतना लिख लीजिए, जैसे 99 लिखा है 99 लिख लीजिए। उसके बाद कितने आगे 9 लिखे हुए हैं 1 2, उतने ही आप क्या कर दीजिए 0 लगा दीजिए। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 97 और 99 के बीच में कितना गैप है 2 का, यानी कितने का अंतर है 97 और 99 में, तो 2 का अंतर है, तो आप क्या कर दीजिए इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब कितना बचेगा देखिए, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 9, यानी कि 98 98 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 216 और 252 का महत्तम समावर्तन बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 130 का कितने परसेंट 11.7 होगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने मान लिया कि 130 का x परसेंट कितना है 11.7 है, तो 130 का मतलब होता है गुणा x परसेंट मतलब x बटे में 100 बराबर 11.7। अब देखिए 100 का गुणा किधर होगा इधर होगा, तो ये हो जाएगा आपका, या फिर यहाँ से 10 उठा लीजिए, बटे में कितना आ जाएगा 10, इस जीरो से ये वाला जीरो खत्म, 10 का गुणा इस जीरो से ये वाला जीरो भी खत्म, 13 से कटेगा 13 नंबर 117, तो एक्स का कितना आ गया 9 आ गया, यानी 130 का 9% कितना हो जाएगा 11.7। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और 25% के लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो 25% के लाभ पर बेची गई है और विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य, यानी कि 800 गुणा 100 प्लस लाभ परसेंट, यानी कि 125% निकाल दीजिए इसका सीधे सीधे, जीरो से जीरो खत्म, 125 गुणा 8 कितना होता है 1000 होता है, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 1000, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 परिणामों का औसत कितना है 50, यानी सभी ओवरऑल जो औसत है वो कितना है 50 है। यदि 6 परिणामों का औसत कितना है 49 और अंतिम 6 का औसत कितना है 52, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए 6 और 6 12 परिणाम का औसत दे रखा है यहाँ पे, जबकि ओवरऑल परिणाम है कितने 11 है, इसका मतलब एक परिणाम आपका बीच में रिपीट हुआ है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए 11 परिणाम का औसत 50 था, 6 का कितना है 49, तो एक की कमी हुई है 50 से कंपेयर करेंगे तो एक की कमी हुई है, तो 6 परिणाम पर कितनी कमी होगी माइनस के 6 हो जाएगा, 6 गुणा 1 यानी कि माइनस के 6 की कमी हो गई। और ये बात करें कि 6 परिणाम औसत कितना है 52, तो कितनी की वृद्धि हुई है 50 से प्लस 2 की वृद्धि हुई है 6 पे, तो कितनी की वृद्धि हो जाएगी प्लस के 12 की वृद्धि हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या असर पड़ा आपका प्लस के 6 का असर पड़ा। तो ये जो प्लस का 6 आया उसको किसमें जोड़ना है आपको, जो आपको औसत दे रखा था 50 में उसमें जोड़ दीजिए, 50 प्लस 6 कितना हो जाएगा 56, तो ये 56 ही क्या हो जाएगा 56 आपकी बीच वाली संख्या हो जाएगी, यानी छठी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 56 ही होगी। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मार्क बटे में 3 बराबर दे रखा है ये सब, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया एक्स बटे में 3 बराबर 225 बटे में 25, 25 से कट जाएगा आपका 9 बार, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, एक्स बटे 3 बराबर 3, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3 यानी कि 9, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस मूलधन का निश्चित 650 होगा, यानी कि दर दे रखी है वो 6% दे रखी है। ठीक है, 5% मूलधन कितना, मूलधन का मिश्रण कितना होता है 650 होगा, तो आपको मूलधन बताना है मूलधन कितना होगा। देखिए मूलधन कैसे निकालेंगे, देखिए 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर, इसका मतलब क्या है, यदि आपके पास 100 रुपये है मूलधन है तो उस पर आपको 6 रुपये ब्याज मिलेगी 1 साल की। ठीक है, 1 साल की ब्याज कितनी मिलेगी 6 रुपये ब्याज मिलेगी, तो 5 साल की ब्याज कितनी मिल जाएगी 6 पंजे 30, यानी 30 रुपये ब्याज मिल जाएगी। यदि आपके पास 100 रुपये मूलधन था तो 30 रुपये आपको ब्याज मिल गई, तो आपका मिश्रण कितना हो गया, मिश्रण होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो आपका मिश्रण हो गया 100 प्लस 30 यानी कि 130 आपका मिश्रण हो गया। अब मिश्रण कितना हो गया 130, लेकिन एक्चुअल में मिश्रण कितना है 650, तो 130 यूनिट की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो गई 130 यूनिट बराबर हो गया 650, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 650 बटे में 130, यानी कि ये कट जाएगा आपका 5 बार, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 5। आपसे पूछा क्या था मूलधन पूछा था, हमने मूलधन कितना माना है 100 माना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की 5 है तो 100 की, तो 100 बराबर हो जाएगा 500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर।
यदि A/3 B/4 बराबर C/5 ABC का अनुपात बताइए। तो इसका अनुपात क्या कितना हो जाएगा? ABC का अनुपात क्या हो जाएगा? जो अनुपात नीचे दे रखा है यही आपका अनुपात हो जाएगा, यानी 3:4:5। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो आप इस वाले टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी यदि प्लेटफॉर्म को पार करती है, मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म है, इसको पार करती है, तो इसको पार करने में जो उसको दूरी कवर करनी पड़ेगी वो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी जो लंबाई होगी, ट्रेन की जो अपनी लंबाई होगी उसको पार कर उन दोनों की दूरी के बराबर आपको दूरी चलनी पड़ेगी। यानी यदि कोई ट्रेन इसको पार करती है प्लेटफॉर्म को तो उसको पहले ये वाली दूरी कवर करनी पड़ेगी, उसके बाद जो उसकी अपनी लंबाई होगी वो वाली दूरी कवर करनी पड़ेगी। इन दोनों लंबाई की योग के बराबर उसको दूरी कवर करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 180 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। तो यानी 180 प्लस 120 आपका मीटर में है। समय बराबर दूरी बटे 4। 4 कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें समय सेकंड में निकालना है और दूरी हमारी मीटर में दे रखी है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 180 प्लस 120 300 बटे में 36 गुणा 5/18। 18 से कटेगा 2 बार और 2 पंजे 10, 10 से कटेगा 0, खत्म। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 23 सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।